Hi everyone, how are you all doing, guys? Today we are going to start with the chapter number 1, that is reproduction in organism. So this is chapter from unit 6, that is reproduction. ठीक है, सो यूनिट 6 का नाम है रिप्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. सो इस यूनिट में एज अ नेम सजेस्ट वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. सो basically, what is reproduction? It is the ability to procreate. It is the ability to procreate. सो आज का भी हमारा बेसिक वही रूल रहेगा कि हम पढ़ेंगे NCERT से फुल डिटेल के साथ. जैसे कि मान लीजिए हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसके अलावा हम कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे. उनको आपको क्या करना है, स्टिकी नोट्स लेने हैं और उनको साथ साथ स्टिक करते जाना अपने पेजेस पे. ठीक है, जैसे कि ये पेज है हमारे पास. ठीक है, लेट्स सपोज इट टू बी पेज 1 ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स सपोज. ठीक है, सो हमारे पास स्टिकी नोट है हमारे पास. अब हमने क्या किया, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताया वो आपने यहाँ पर इस स्टिकी नोट पे लिखा. अच्छे तरीके से लिखोगे, उसको चिपकाओगे वहीं के वहीं पे. ठीक है, और उनको याद रखना. ओके, सो व्हाट इज दिस सेइंग, व्हाट इज़ दिस पैराग्राफ सेइंग. देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, इंट्रो ले लीजिए. यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जिसमें से कि चैप्टर 1 इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म की मतलब मोटी मोटी बातें कर लेंगे कि हाँ, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि स्पॉन्जेस इस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, बर्ड्स का ये है, उनका ये है. मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में बेसिक से डिटेल ले लेंगे. हर एक ऑर्गेनिज्म इन द सेंस कि जितने हमें हमारी बुक में दे रखे हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना तो असंभव है एक ही चैप्टर में, है ना. इतनी सारी डाइवर्स स्पीशीज है हमारे पास. ठीक है, और हमारे पास इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि भले ही हमारी, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज ह्यूमंस. अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर कोई ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या वो ज़िंदा नहीं रह सकता? रह सकता है, ऑफ कोर्स. लेट्स सपोज हम बात करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस की. ठीक है, या फिर मैं बात करूँ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन की. ठीक है, या फिर मैं बात करूँ प्रोसेस ऑफ लेट्स सपोज डाइजेशन की. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 प्रोसेसेस रख दिए. ऑफ कोर्स और ज़्यादा प्रोसेसेस भी होते हैं. तो क्या बताना चाह रही हूँ मैं, ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके बिना जीना असंभव है. बिल्कुल, अगर आपकी एक बार ब्रीदिंग नहीं करोगे तो क्या होगा, जी नहीं पाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी. जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर नहीं जा पाएगी. इसी तरीके से एक्सक्रीशन नहीं होगी तो हमारे पास जो बेसिक, जैसे कि जो यूरिया है, हमारी बॉडी वेस्ट है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा. जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे. एंड डाइजेशन में तो ऑफकोर्स जो हम खाना खाएंगे वो हमारी बॉडी यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी, तो क्या कुछ भी नहीं रहेगा. ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन एक कोई ऐसा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है कि एक किसी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो. बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, टू बी फ्रैंक. लेकिन फिर भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. क्यों करते हैं आखिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? क्योंकि आपको पता है ना, रिप्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है. वेस्ट कह लो, यूटिलाइज कह रहे हो, लेकिन एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा. अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. ठीक है, तो क्यों चाहिए ये प्रोसेस? दिस इज फॉर द लाइफ कॉन्टिन्यूटी. ठीक है, दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट लाइफ कॉन्टिन्यूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मान लीजिए कोई एक एनिमल है, लेट्स सपोज टाइगर. ठीक है, मान लीजिए लेट्स सपोज टाइगर है और एक पर्टिकुलर एरिया में देयर आर 20 टाइगर्स. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में देयर आर 20 टाइगर्स एंड लेट्स सपोज उनमें से कोई भी टाइगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा. सो व्हाट विल हैपन? अ पॉइंट ऑफ टाइम विल कम when their all tigers will be dead. ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये सारे के सारे टाइगर्स मर जाएंगे. ठीक है,
दे विल डाई एंड व्हाट विल हैपन फिर टाइगर्स की पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एरिया में टाइगर्स ख़त्म हो जाएंगे. देयर विल बी नो फर्दर टाइगर, है ना, क्योंकि कोई टाइगर रिप्रोड्यूस ही नहीं करा किसी ने. लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है. वो टाइगर्स क्या करेंगे, जो 20 टाइगर हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, 20 टाइगर्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे, फर्दर टाइगर्स बनाएंगे, फिर वो फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे. इस तरीके से लाइफ की कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस एक और बात, ऑर्गेनिजम्स जनरली क्या करते हैं, ओवर प्रोड्यूस करते हैं. ओवर प्रोड्यूस मतलब कि एक ऑफस्प्रिंग से ज़्यादा बनाना, जो कि अपने कंफर्टेबली सर्वाइव कर सके अपनी अर्थ पे, ठीक है. ये ज़रूरी है, सो दैट नेचर कैन सेलेक्ट दोज इंडिविजुअल विथ heritable traits better suited to the environment. Okay, so it's quite very important. Okay, so अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि नेचर सेलेक्ट कर रहा है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट्स अपनी जेनेटिक, मदर से कोई डीएनए आ रहा है, ठीक है, और फादर से कोई ट्रेट आ रहा है, दोनों कंबाइन करेंगे, फिर वो चाइल्ड में जाएगा. इस तरीके से जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, फिर उससे वेरिएंट बनते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं. एंड वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, राइट. सो इसी तरीके से क्या होता है कि वेरिएशन ज़रूरी है, और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो नेचर है वो किसी ना किसी को सिलेक्ट कर ले. नेचर के साथ कोई ना कोई, नेचर के जैसे कि नेचर चल रहा है उसके साथ ढल जाए, ठीक है. क्योंकि बेसिक एम क्या है एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ का, सक्सेसफुल ब्रीडिंग, सक्सेसफुल फीडिंग, सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है. फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ठीक है. फीडिंग एंड ब्रीडिंग, दिस इज द बेसिक एम है, यही एम है. फीड करेंगे और ब्रीड करेंगे. क्लियर हुआ. इस पैराग्राफ में आपको बस यही समझा रखा है. और क्या बताया है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे, ह्यूमन की रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में, ठीक है. बाकी ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक ओवरव्यू हम चैप्टर 1 में ले लेंगे. ह्यूमंस के लिए पूरा चैप्टर 3 और 4 डिवोटेड है. एंड फॉर एंजियोस्पर्म्स फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 इज दैट. क्लियर. तो आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई है, ठीक है. नाउ एक बात और याद रखना, यूनिट्स रिप्रोडक्शन, ठीक है. एक बात और याद रखना कि जो रिप्रोडक्शन है ना, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है. इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दिस इज़ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है. ये एक डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आप अब थोड़ा सा समराइज कर लो. डिफाइनिंग फीचर इसीलिए नहीं है कि डिफाइनिंग फीचर एक्चुअल में किस चीज़ को कहते हैं, जहाँ पर ये डिफ़ाइन कर सकें कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं. मतलब कि वो अगर फीचर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो वो लिविंग है, ठीक है. लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वो फीचर नहीं आ रहा, वो जैसे कि रिप्रोडक्शन की बात करें तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा मतलब वो नॉन लिविंग है. लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है. इसीलिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब कि जिन ऑर्गेनिजम्स में ये होती है दे आर लिविंग, लेकिन जिनमें नहीं होती सिर्फ यही मतलब नहीं है कि इसमें नहीं हो रही मतलब ये लिविंग नहीं. क्लियर हुआ. सो ये थोड़ा सा हमने समराइज़ कर लिया चैप्टर नंबर 1 से, जो कि इम्पोर्टेंट था समराइज़ करना, क्योंकि चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि इस पूरी यूनिट में. फिर आपको यहाँ पर पंचानन महेश्वरी के बारे में बता रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो कि भारत के ही साइंटिस्ट हैं. क्लियर. तो इनके बारे में हम डिटेल में तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे. डिटेल इन द सेंस कि जो हमें यहाँ पर दे रखा होता है ना एनसीईआरटी ने पैराग्राफ, तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं, क्या हमें लर्न करना है, क्या हमें ये पढ़ना है. कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो इनको पढ़ते ही नहीं हैं, जो यूनिट के साथ जो ये पेजेस दे रखे हैं साइंटिस्ट के. बट आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि इनको पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है. क्योंकि हमारे सिलेबस का एनसीईआरटी तो है, और उसका एक भी वर्ड नहीं छोड़ना, मतलब कि साइंटिस्ट भी नहीं छोड़ने. साइंटिस्ट के नाम और इनके मतलब कहाँ कब पैदा हुए, कब कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, बेसिकली तो हमें पढ़ना है कि क्या इन्होंने करा है, इसके बाद बाकी काम करना है, ठीक है.
क्लियर हो गया? इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, पूरा को रिलेट कर लिया। नाउ अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया चैप्टर को। क्लियर? ओके। नाउ अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ स्पैन की। हम इस चैप्टर में सबसे पहले बात करेंगे लाइफ स्पैन की। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, सी हियर, नेचुरल डेथ, period from birth to natural death of an organism represents its lifespan। ठीक है? सो लाइफ स्पैन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दे रखी है फ्रॉम हियर, ठीक है, टू हियर। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स लाइफ स्पैन। अभी हम कुछ लाइफ स्पैन्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर आगे, ठीक है, कॉलम फिल करेंगे। देखिए, हर एक ऑर्गेनिज्म अब एक पर्टिकुलर टाइम रहता है एक ऑर्गेनिज्म के पास, ठीक है, उससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता एक इस धरती पे। एक एवरेज लाइफ स्पैन दे रखा है ह्यूमंस का, ठीक है। लेट्स सपोज ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ या फिर काऊ की बात करूँ, तो एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है 20 to 25 ईयर्स, बेसिकली 20 ईयर्स ही होता है। क्लियर? तो फिर ये क्या है, एक एवरेज लाइफ स्पैन है जिसके अंतरालय में, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का, कम भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये लाइफ स्पैन है जो कि नेचुरली ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जिनका होता है उस पर्टिकुलर स्पीशी में। क्लियर? अब देखिए, लाइफ स्पैन्स ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1। Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the space provided। चलिए पहले वही फिगर 1.1 देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, अब देखिए ये जो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं ना, उनका तो बिल्कुल रट लेना, इनको छोड़ना मत कि हाँ इनमें से भी हम थोड़ा कंसेशन कर लें, इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म का आपको छोड़ना नहीं है, लाइफ स्पैन याद रखना है। क्लियर हुआ? सो लेट्स फिल दिस आउट। एलिफेंट का लाइफ स्पैन, अच्छा एलिफेंट से याद आया कि जो एलिफेंट होते हैं ना, दे आर द स्लोएस्ट ब्रीडर, दे आर स्लोवेस्ट ब्रीडर ऑन दिस अर्थ, ठीक है, स्लोवेस्ट ब्रीडर ऑन अर्थ। पूरी अर्थ के बारे में बात कर रही हूँ मैं। ये आप पॉइंट स्पेसिफाई करके लिखिए, यहीं पर स्टिकी नोट लगाइए एलिफेंट के पास, यहीं पर लिखिए एलिफेंट इज़ द स्लोवेस्ट ब्रीडर ऑन दी अर्थ, और एवरेज लाइफ स्पैन भी लिखेंगे एलिफेंट की, दैट 60 to 80 ईयर्स। क्लियर? 60 to 80। सो यहाँ मैंने लाइफ स्पैन स्पेसिफाई कर दी है, एलिफेंट की है 60 to 80 ईयर्स, रोज़ प्लांट की है 5 to 10 ईयर्स, बटरफ्लाई की यहाँ दे रखी है 1 to 2 वीक्स, यानी कि 1 से लेकर 2 हफ्ते तक जो है बटरफ्लाई जिंदा रहती है एवरेजली। क्रो की होती है, लाइफ स्पैन की बात करूँ तो 15 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और डॉग्स की होती है 10 to 20 ईयर्स। क्लियर? आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट द बनाना ट्री, 25 ईयर्स होती है बनाना ट्री की एवरेज लाइफ स्पैन। काऊ की बात करूँ तो 20 ईयर्स। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जितने स्क्रीन रीलोड हो जाएगी। अच्छा, जब तक आप मुझे बताइए कि मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि मतलब नेचुरली बात करें तो वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब अमर है। सोचिए थोड़ा ज़रा सा। चलिए, तो अगर हम देखें ना, तो फिर जो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनके रियलिटी में मतलब कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। अच्छा, क्यों नहीं होती? वो इमॉर्टल क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, जो बैक्टीरियाज की अगर मैं बात करूँ तो दे आर इमॉर्टल बिकॉज उनका जो जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज एक तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ऊपर से एक बैक्टीरिया, लेट्स सपोज दिस टू बी अ बैक्टीरिया। सो ये जो बैक्टीरिया है, अब ये क्या होगा इस बैक्टीरिया में, कोई जैसे कि बाइनरी फिशन की अगर मैं बात करूँ, बाइनरी फिशन की, सो व्हाट विल हैपन हियर, बाइनरी फिशन के केस में क्या होगा, सिंपली क्या होगा, इट विल डिवाइड इनटू 2, ठीक है। यहाँ जेनेटिक मटेरियल आ गया, यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल आ गया। तो सिंपल अगर क्या बात करें, तो सिंपल बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सेल डिवीजन हो रही है। वही सेल है लेकिन यही डिवाइड हो रहा है ना, यही सेल 2 में डिवाइड हो रहा है। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल तो रहा ना, ये सेल तो रहा ना, यानी कि पर्टिकुलरली इट्स ट्रू इफ दे refresh their genes through recombinants। Clear? So ये these are immortal because of this reason bacteria are said to be immortal। उनकी कोई natural death नहीं होती। Clear?
और इसी तरीके से जेलीफिश का केस भी होता है। जेलीफिश क्या करती हैं, दे रिसाइकल देमसेल्व्स, ठीक है, दे रिसाइकल देमसेल्व्स बाय एजिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर अडल्ट स्टेज। उनकी अडल्ट स्टेज होती है ना, उससे वो, देखिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और बेसिकली लाइफ स्पैन, तो वो क्या करती है अपनी एडल्ट स्टेज से वो अपनी इमैच्योर स्टेज में वापस चली जाती हैं, ठीक है। अब वापस इमैच्योर स्टेज में चली गई तो क्या होगा, मतलब इमैच्योर स्टेज क्या होती है इनकी, पॉलिप, तो क्या होगा, वो वापस से उसी स्टेज में आ गई जहाँ लाइक वो बच्चे थे। बस फिर ऐसे ही वो चलती रहती है, अपनी रिसाइकिल करती रहती है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पर लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको डॉग की कितनी होती है लाइफ स्पैन, अभी अभी बताया था ना, राइट। तो डॉग की एवरेज लाइफ स्पैन मैंने बताई 10 to 20 ईयर्स। तो मतलब बेसिकली क्या बात करनी है हमें यहाँ पर, बैनियन ट्री की बेसिकली 200 ईयर्स हो गई। इसी तरीके से एक एवरेज लाइफ स्पैन है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं साइज़ की बात कर रही हूँ ना, कि किसी भी पर्टिकुलर साइज़ की कह दिया मैंने कि रोज़ प्लांट है, छोटा है साइज़ में रोज़, तो फिर इसकी छोटी लाइफ स्पैन होगी, ऐसा कुछ भी को रिलेटेड नहीं है। देख लीजिए पैरेट को, देख लीजिए इतना बड़ा है, ह्यूमन से बड़ा है क्या, नहीं है, लेकिन लाइफ स्पैन तो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 140 ईयर्स, ठीक है। सो कभी भी कोरिलेट नहीं करना साइज के साथ। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन भी है, ठीक है। सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफ स्पैन। क्लियर हुआ? तो फिर से देख लेते हैं हम एक बारी, ठीक है। चलिए, तो देखिए एलिफेंट की कितनी लाइफ स्पैन बताई मैंने आपको, 60 to 80 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पैन। रोज़ की होती है 5 to 7 वीक्स, ठीक है। रोज़ प्लांट की 5 to सॉरी नॉट वीक्स, ईयर्स, ठीक है। 5 to 10 लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ना 10 ही दे रखी होती है, तो 10 विल बी बेटर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अभी और ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक पीपल ट्री की बात करूँगी मैं, ठीक है। पीपल ट्री की बात करती हूँ, द जया श्री महाबोधि, ठीक है, उनका नाम दे दिया, वैसे तो वो पीपल ट्री ही है, ठीक है। सो एक पीपल ट्री है जो कि श्रीलंका में है, ठीक है, श्रीलंका में, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड। याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, 2300 ईयर्स ओल्ड है। एंड यू नो इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग फ्लावरिंग ट्री, इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग फ्लावरिंग ट्री, ठीक है, ओके। इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग फ्लावरिंग ट्री, ओके। क्लियर हुआ सभी को? ओके, सो बैनियन ट्री की लाइफ स्पैन हमें पता लग गई 200 ईयर्स। काऊ की लाइफ स्पैन होती है ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स, ठीक है। काऊ लिखेंगे हम 20 ईयर्स, सभी का ईयर्स ही लिख रही हूँ मैं, तो डायरेक्टली 20 लिख दिया। यहाँ पर बनाना ट्री 200 ईयर्स की है लाइफ स्पैन, ठीक है, बनाना ट्री की। सॉरी गाइज, इट्स नॉट फॉर बनाना ट्री, और बनाना ट्री की नहीं है 200 ईयर्स, इट्स फॉर बैनियन ट्री, ठीक है। तो मेरी तरह आप भी कंफ्यूज मत हो जाना, बनाना का बैनियन कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही बी से स्टार्ट होते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। बनाना ट्री की जो लाइफ स्पैन है वो कम है, तो बनाना ट्री की लाइफ स्पैन है 25 ईयर्स, ठीक है। और यहीं पर बैनियन ट्री की देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। काऊ की बात करूँ तो 20 ईयर्स, ठीक है। एंड पैरेट की तो 140 ईयर्स हमें गिवन ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्रोकोडाइल, दैट इज 60 ईयर्स। हॉर्स की है 25 to 30 ईयर्स, ठीक है। फ्रूट फ्लाई की होती है डेज में, ठीक है, 14 to 30 डेज, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेज लिख दिया, 14 to 30 डेज। देन योर राइस प्लांट का लिखेंगे हम 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर मैंने राइस प्लांट की मंथ्स में लिखी है, फ्रूट फ्लाई की डेज में लिखी है, तो जल्दी से रिवाइज करेंगे। बनाना ट्री 25 ईयर्स, ठीक है। सो शुरू से करते हैं भाई। बटरफ्लाई की होती है कितनी, 1 to 2 वीक्स, ठीक है। बटरफ्लाई की 1 to 2 वीक्स। लेट्स स्टार्ट विद द एलिफेंट ओनली। तो
ओके। एलिफेंट की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 60 to 80 ईयर्स। रोज प्लांट की कितनी होती है? 5 to 10 ईयर्स। डॉग की कितनी होती है? डॉग की लाइफ स्पैन होती है 10 to 20 ईयर्स। देन योर बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स। क्रो की 15 ईयर्स। बनाना ट्री, अगैन नॉट बेनियन ट्री, इट्स बनाना ट्री, 25 ईयर्स। काऊ की 20 ईयर्स। पैरट की 140 ईयर्स। क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स। हॉर्स की कितनी होती है? 25 to 30 ईयर्स। देन योर फ्रूट फ्लाई 14 to 30 डेज। राइस प्लांट की होती है 5 to 7 मंथ्स। ओके, 5 to 7 मंथ्स, not 5 to 7, it's 3 to 4 months. 3 to 4 months. Then your tortoise 100 to 50 years, and your banyan tree is 200 years. Clear? Banyan tree 200 years. So rice plant की कितनी होती है? 3 to 4 months. Okay. Now coming back here, लाइफ स्पैन डिस्कस कर ली हमने, कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स की भी डिस्कस कर ली जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं थे. ठीक है. सो isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? देख पा रहे हैं ना आप, हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन देखी, तो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स की कुछ दिनों में थी, है ना. दिनों में इन द सेंस मैंने बात करी फ्रूट फ्लाई की. इनफैक्ट जो बटरफ्लाई थी उसकी भी 1 to 2 वीक्स थी, मतलब कि 7 से 14 दिन. ठीक है. तो किसी की तो दिनों में है और किसी की हज़ारों साल भी होती है, बल्कि हमने यहाँ पर तो मैक्सिमम बैनियन ट्री की बात करी जिनकी 200 ईयर होती है. ठीक है. सो इसका मतलब है कि लाइफ स्पैन में भी बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम वेरिएशंस हैं. ठीक है. यू मे नोट दैट लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देखिए आ गया यहाँ पर पॉइंट. लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, lifespan of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different, but yet their lifespan show a wide difference. चलिए रिवाइज करते हैं. क्रो की कितनी होती है लाइफ स्पैन? 15 ईयर्स. अब हमारे पास पैरेट की कितनी होती है? 140 ईयर्स. कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, राइट? मतलब ईयर्स, लाइफ स्पैन में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. यहीं पर बात करूँ साइज़, क्या ज़्यादा अलग होता है? क्रो का पैरेट से ज़्यादा साइज में डिफरेंस तो है ही नहीं. ठीक है. सिमिलरली मैंगो ट्री हैज़ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. ठीक है. अब कोई 10 दिन रहे या 10 साल रहे या 100 साल रहे, लेकिन डेथ तो होनी ही है. दैट इज, कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट दो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ओके. नाउ why do we say there is no natural death in single celled organisms? ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on earth for several thousands of years? ठीक है. तो there must be some processes in living organism that ensures the continuity, and this is nothing but the reproduction. वो process जो कि continuity को ensure करता है. Yes, we are talking about the reproduction, something that we take for granted. ठीक है. जो हमने एक तरह से वरदान के लिए तरह पाया है, right? Reproduction is what? It is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, यानी कि offsprings. अब देखना, टर्म हमें हमेशा याद रखना, यंग वंस मीन्स ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग कहीं पर टर्म दे रखी है, मतलब यंग वंस के बारे में ही बात कर रहे हैं. ठीक है. ऑफस्प्रिंग्स भी सिमिलर टू इटसेल्फ. अब मैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताऊंगी आपको एक बात, चलिए वहीं पर डिस्कस करेंगे. द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. ऐसा ही होता है, ये साइकिल चलती ही रहती है. ठीक है. अब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, उनसे हमारे पेरेंट्स आए, उनसे हम आए, है ना, उससे नेक्स्ट जनरेशन आएंगी. इसी तरीके से प्रोसेस चलता ही रहता है. ऑफस्प्रिंग्स ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, दे इन टर्न गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स, और फिर वो जो ऑफस्प्रिंग के ऑफस्प्रिंग है उनके भी ऑफस्प्रिंग. इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है. और जिनकी लाइफ स्पैन फिनिश हो जाएगी उनकी डेथ भी होती रहेगी. दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. ठीक है. तो फिर ये भी एक साइकिल है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की. नाउ रिप्रोडक्शन एनेबल्स व्हाट? दिस मे बी अ क्वेश्चन.
reproduction enables what? It enables the continuity of the species generation after generation. ठीक है, you will study later in chapter 5 principles of inheritance and variation how genetic material is created and inherited during reproduction. देखिए reproduction चैप्टर 1 है, रिलेटेड कितने सारे चैप्टर्स हैं, राइट? तो ये तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में ही पढ़ेंगे, जो बहुत सारे वहाँ पर हमें लॉज बताए जाएंगे, ठीक है, मेंडल के लॉज आएंगे, मतलब ये सब आएगा कि किस तरीके से हमारे डीएनए जो होते हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स के डीएनए एक तरह से कंबाइन करेंगे, ठीक है, और फिर वो नए ऑफस्प्रिंग में डालेंगे एंड दीज ऑल थिंग्स, ठीक है. नाउ देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन लिविंग in the biological world and each organism has evolved on its own mechanism. ठीक है. Now to multiply and produce offsprings. ठीक है, अब देखिए बहुत सारी वैरायटी तो है, दिस इज एन ओके पॉइंट. देखिए अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, कोई हमारे पास एनिमल्स भी इतने टाइप्स के हैं, प्लांट्स भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं हमारे नेचर में, ठीक है. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड है, और वो मेथड किस चीज़ पे डिपेंड करता है? हियर इज दैट, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पे, और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं दैट हाउ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस. Based on whether there is reproduction, there is participation of one organism or two. देखिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म होती है, उसी से पूरी रिप्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है. और सेक्शुअल में ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनिज्म की होती है पार्टिसिपेशन. तो मतलब इसी केस पे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन भी होती है, एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इनको बोलते हैं ए गैमेटोजेनेसिस. ए गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, ठीक है. ए मतलब नहीं, गैमीट मतलब गैमीट, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही, ठीक है. नाउ कमिंग हियर, in this method a single individual parent is capable of producing offspring. एक ही इंडिविजुअल कैपेबल है, दैट इज लेट्स सपोज दिस इज पेरेंट सेल, ठीक है. तो यहीं से जो है रिप्रोडक्शन हो जाएगी. चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं ए सेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, विच आर इम्पॉर्टेंट. और जो मैं टेबल शो करूँगी उसको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है. और स्टिकी नोट्स हो अगर आपके पास तो फिर आप इसको अपनी एनसीईआरटी में भी लगाना, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बीच के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, विच आर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. चलिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट. अब देख रहे हैं, अब देख पा रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतनी डाइवर्स हो चुकी है, ये हम ऑर्गेनिजम्स ने इतना इवोल्यूशन कर लिया, हम ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो गए कि अब बेसिकली ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिजम्स के पास एज वेल एज लोअर ऑर्गेनिजम्स के पास भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मेथड है, अवेलेबल है मेथड, ठीक है. सो इट्स अ बाय पेरेंटल प्रोसेस. हम क्या करेंगे, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर ए सेक्सुअल के, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है. सो बाय पेरेंटल प्रोसेस है, टू सेक्सेस आर इन्वॉल्व हियर, मेल सेक्स एंड फीमेल. गैमेट्स आर फॉर्म, ठीक है, यानी कि बेसिकली गैमेट्स की बात होती है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और ज़्यादा बात करें तो डीएनए की ही बात होती है जहाँ पर वेरिएशंस आने हैं. germ cells acts as reproductive units. So this may be a question कि sexual reproduction में what is the reproductive unit? So germ cells are the reproductive units. Now fertilization of male and female gametes occur in order to obtain a zygote. Humans की बात करें तो sperm and ova, ठीक है, this is ova यानी कि female gamete, this is sperm. So इनकी fertilization होती है और क्या बनता है, एक गैमेट बनता है, मतलब एक सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. चलिए इसी बात पे ना मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी यहीं पर. देखिए, दिस इज़ द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि एक सेल है स्पर्म, एक सेल है ओवा और बनाते हैं एक सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। मतलब कि दो सेल्स से एक ये दो सेल्स मिलकर एक सेल बना रहे हैं, है ना। बल्कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेल यानी कि जो पेरेंट सेल होता है बिल्कुल उल्टा होता है, एक सेल दो डॉटर सेल्स को बनाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्लियर। नाउ during meiosis, haploid gametes are produced from diploid germ cells, ठीक है। haploid gametes मिलते हैं। अब ये हमने meiosis वाले चैप्टर में 11th में पढ़ रखा है कि एक अगर हमारे पास 2 and this is diploid cell, ठीक है, this is diploid cell। अब यहाँ पर अगर मियोसिस होती है तो अब बनेंगे दो सेल, सबसे पहले 2n 2n के, और फिर उनके बाद बनेंगे 4 सेल n के। नॉट लाइक दैट। सो हमने एक पॉइंट पे थोड़ी सी गलती कर दी थी, यहाँ पर n ही बनते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर क्या बनते हैं, फाइनली 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं एक डिप्लॉइड सेल से, ठीक है। ये होता है फर्स्ट मियोसिस में, मियोसिस 1 में, एंड दिस अकर्स इन मियोसिस 2, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो क्या होगा, ड्यूरिंग मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड germ cells. Meiosis, syngamy and conjugation are involved in the sexual reproduction. Meiosis, I told you, syngamy is the fertilization, fusion of gametes, ठीक है। Now genetic variations among the offspring allow the evolution to produce, this is a main important point कि क्यों हमारे पास ये sexual reproduction evolve हो रही है, क्योंकि जो sexual reproduction होती है, sexual reproduction क्या करती है, it requires more amount of energy than this asexual reproduction, ठीक है। more energy, more time consuming, लेकिन फिर भी nature is selecting this. Now it produces their offsprings less rapidly. देखिए इस पॉइंट में यही दे दिया, prominent male and female reproductive organs are required. Yes, there are डिफरेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ही, मतलब जैसे मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, ऐसे उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट। हम आगे वाले फेज में पढ़ेंगे अपनी चैप्टर के, ठीक है। बट यहाँ पर क्या ज़रूरी है, दीज गैमेट्स शुड बी फंक्शनल, ठीक है। यहाँ ज़रूरी है कि गैमेट्स जो हैं वो फंक्शनल हो, ठीक है। सो इस पॉइंट्स को भी लिख ही लेते हैं हम, गैमेट्स शुड बी फंक्शनल हियर। चलिए अब चलते हैं हम, ओके, गैमेट्स शुड बी फंक्शनल, क्लियर। Now coming on to the asexual reproduction, it is found in lower animals, plants, fungi, protozoans and bacteria. यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ, गैमेट्स नहीं बनते, इसी वजह से एगैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। सोमैटिक सेल्स यानी कि जो जर्म सेल्स होते हैं ना वो सिलेक्टेड होते हैं, उनके अलावा जो भी सेल्स हैं यानी कि जो जर्म सेल्स नहीं हैं, सिर्फ जो सोमैटिक सेल्स हैं, दे एक्ट एज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जर्म सेल्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह ये कोई प्रोसेस नहीं है फर्टिलाइजेशन का, क्योंकि यहाँ गैमेट्स बने ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट दी प्रोसेस, ठीक है, हमेशा वो डिप्लॉयड ही रहते हैं। यहाँ पर हैप्लॉइड होते हैं ना सेक्सुअल के केस में, क्योंकि क्यों होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि हमारे पास ये होगा, मान लीजिए फीमेल का गैमेट, लेट्स सपोज इट ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, और ये हमारे पास फीमेल गैमेट है, फिर से इनको फ्यूज़ होना है तो फिर 2n ही बन जाएगा, इसीलिए होता है यहाँ पर इनके केस में हैप्लॉइड। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यही जो 2n है वही 2n में बदल जाएगा, इसीलिए कभी हैप्लॉइड बनते ही नहीं है, लाइक दैट, ठीक है। सो क्रोमोसोम्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस, बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर प्रोडक्शन आर टाइप्स ऑफ asexual reproduction. It allows the क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू दी प्रोजेनी, यही सेम रहेगी। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये मान लीजिए पेरेंट है, अब यहीं पर क्या होगी, माइटोसिस होगी, ये बन जाएगी डॉटर सेल्स,
अब यहाँ पर जो हमारे ये दो डॉटर सेल्स हैं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल टू, देखेंगे दे आर आइडेंटिकल टू, ओके, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ऑल्सो दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, क्योंकि यही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है, सेम जेनेटिक मटेरियल है, तो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल है, अपने पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल हैं, और ये प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड में होता है, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट रिक्वायर्ड हियर। क्लियर हो गया इतना? चलिए, आई होप दैट्स ऑल क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि हम अभी इसी के बारे में जिक्र करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही। सो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, अब ये दो में डिवाइड हो गया, क्लियर, अब ये दो फर्दर ये दो में हो गया, ठीक है, अब ये दूसरे वाला भी दो में हो गया, यानी कि 4, और फिर अब ये 4 8 में हो गए, ये 8 16 में, अब 16 32 में, इस तरीके से चलता रहता है ये प्रोसेस। सो इन दिस मेथड a single individual is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not identical to one and are not only identical. ये सारे पॉइंट्स मैंने अब आपको बता दिए हैं डिफरेंस वाली टेबल में, सो हम जल्दी से रीड करते जाएंगे। जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा जो हमने वहाँ नहीं पढ़ा वो यहाँ पर समझेंगे। यहाँ क्या दे रखा है कि वो अपने आप से तो आइडेंटिकल हैं ही, प्लस अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं, क्लियर। और जहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली आइडेंटिकल, देखिए यहाँ पर दे रखा है द ऑर्गेनिजम्स विच आर लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, द टर्म यूज इज क्लोन टर्म यूज़ करी जा सकती है उनके लिए, ठीक है, जो मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें केस दिखा रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है, ये एक सेल है हमारे पास, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अब यहाँ क्या हो रही है, बाइनरी फिशन हो रही है, ठीक है। अब ये सेल यहाँ से देखिए इस तरीके से अब यहाँ से डिवाइड करेगा और यहाँ दो डॉटर सेल्स में यहाँ कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इनके लिए हम टर्म क्या यूज़ करेंगे, क्लोन, क्योंकि ये जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हैं। सी दिस इज व्हाट, see this is the budding, this is the case of budding and this is binary fission in case of amoeba and ये budding है in case of yeast, ठीक है। budding में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है उसके ऊपर मतलब किसी भी पार्ट में एक बड स्मॉल सी बड डेवलप हो जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और फिर वो बाद में डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से। लेट्स सी हाउ widespread asexual reproduction is among different groups of organism. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organization. Protists and monerans में क्या होता है, organism और the parent cell that divides by the mitosis, ठीक है। सिंपल ये सेल है हमारे पास, अब यही माइटोसिस से डिवाइड करेगा, 2n वही प्लॉइड ही रहेगी अगर यहाँ पर 2n है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, सेल डिवीजन ही क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो हियर सिंपली द सेल डिवीजन itself is a mode of reproduction. So this may be a question कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सिंपल मोनेरन्स प्रोटिस्ट्स में क्या है, सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये क्या है, दीज आर द कॉनिडियास। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है बर्ड हमारे पास, ये है जेम्यूल, ठीक है, ये थे जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास के, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है पढ़ेंगे अभी, जहाँ पर एक सिंगल सेल इट डिवाइड्स इनटू 2 halves एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट। Examples are given here. Amoeba, Paramecium are the examples. Yeast में क्या होता है, division is unequal and small birds are, यानी कि बडिंग की बात हो गई, बड बन जाते हैं तो बडिंग, ठीक है। हमने अभी जो है देखा था ना डायग्राम, यीस्ट में क्या होगा, डिवीजन अनइक्वल है और छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती है जो कि इनिशियली तो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेगी लेकिन धीरे धीरे वो सेपरेट होती जाएंगी जैसे जैसे वो मैच्योर होती हैं।
अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, द अमीबा withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस फिनोमिना को हम कहते हैं एंसेस्टेशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क इट, हाईलाइट इट. Under unfavorable condition, what happened? The amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered structure. 3 layers का structure बनाता है अमीबा, और उस प्रोसेस को कहते हैं एंसेस्टेशन. क्लियर, एंसेस्टेशन. और जब वापस से फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, एंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूसेस मैनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर्स. फेवरेबल कंडीशंस के दोबारा आ जाने पर क्या होगा, तो यहाँ पर दे रखा है. तो मतलब ये पूरा प्रोसेस है, क्या होगा, ये जो सेल वॉल है वो बर्स्ट हो जाएगी. ठीक है, द सिस्ट वॉल, जो सिस्ट वॉल बनी थी वो बर्स्ट हो जाएगी, स्पॉट्स बाहर आ जाएंगे, और फिर वो एक ऐसे मीडियम में आ जाएंगे जहाँ वो ग्रो कर सकते हैं into many amoeba, and this phenomena is known as sporulation. तो ये पूरा पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी में आ सकता है, व्हाट इज स्पोर्युलेशन एंड ये कैसे होता है. या फिर पूछ सकते हैं कि फेवरेबल मतलब पहले अनफेवरेबल कंडीशंस हो अमीबा, अनफेवरेबल कंडीशंस में और वापस से फेवरेबल कंडीशंस आने में क्या चेंजेस आते हैं. अच्छा, तो अब तक तो आपको पता लग गए होंगे एडवांटेजेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. एडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, पूरा एडवांटेज लेती है फूड सप्लाई का, है ना. एक्सपोनेंशियली 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 इस तरीके से ग्रो करती है, राइट. अब देखिए फेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर, अभी हमने अमीबा के केस में पढ़ा, फेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर आ जाएंगे जब भी बाहर निकलते हैं ना, मतलब अपने सिस्ट वगैरह बना लेंगे. ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एवोल्यूशन कैसे हुई थी, जब फूड सोर्सेज की कमी हो, क्लाइमेट हॉस्टाइल बन जाए तो इंडिविजुअल को सर्वाइव करना डेंजरस हो जाता है, और जब ये ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल फॉर्म्स में स्विच कर जाते हैं. क्योंकि अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ क्यों स्विच करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग ऑफ जीन्स होता है, और जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं, एंड वेरिएशन से क्या हो सकता है, नेचर सेलेक्ट कर सकता है कि मुझे कौन से वाले ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के जीन्स को मुझे सेलेक्ट करना है जो कि इस एनवायरनमेंट में बेटर फिटेड हो जाएं. ठीक है, तो नेचर, वहाँ पर नेचर सिलेक्शन आ जाती है. ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें बताता है, इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे. तो कॉनिडिया ये क्या है, ये है जेम्यूज. ठीक है, दिस इज जेम्यूज. जेम्यूज क्या होते हैं, क्या आप बता सकते हो मुझे, व्हाट आर जेम्यूज. जेम्यूज बनते हैं स्पॉन्जेस के केस में. क्लियर, अब ध्यान से मेरी लाइन समझना, सुनना ध्यान से. These are small spore like structures जो कि unfavorable conditions में develop होते हैं. ठीक है, और कहाँ बनते हैं ये, फ्रेश वाटर में. ठीक है, एज वेल एज मरीन स्पॉन्जेस में भी मतलब ये मिल जाते हैं. याद इतना रखना है कि जेम्यूलेशन प्रोसेस कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान होगा. अब देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाद में आपको देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduces through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospores. अब जो हमने क्लेमाइडोमोनास का केस देखा था, वहाँ पर भी यही दिखा रखा था ना. देखिए यहाँ क्या कहा गया है, मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड कॉमनली दे नोन एज जूस्पोर्स. जो क्लेमाइडोमोनास है ना, क्लेमाइडोमोनास की मैं अगर बात करूँ, सो दे आर नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ग्रीन एल्गे. एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गे का. ठीक है, इसीलिए एल्गा में भी बात करी गई है, रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जूस्पोर्स कहा गया है, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको एक ही पैराग्राफ में 2-3 टाइप की रिप्रोडक्शन समझा रखी है, तो आपको एक हाईलाइटर लेकर उनको हाईलाइट करना है कि यहाँ से जो है जूस्पोर वाली रिप्रोडक्शन समझा रखी है, यहाँ से जेम्यूज, यहाँ कॉनिडिया, यहाँ बाइनरी फिशन, यहाँ ये और उनके एग्जाम्पल याद करने हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर, यही करना है आपको एनसीईआरटी में. ठीक है, तो यहाँ मार्क कर लो जूस्पोर. ठीक है,
उसके बाद ज़ूस्पोर क्या होते हैं, इनको भी मार्क करो, दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। सिर्फ इतना मार्क कर लिया, दे आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ज़ूस्पोर्स आर व्हाट, देखिए अब ये भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है आपको, दे आर यूजुअली, ये हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ हाईलाइट इतना करना है, ज़ूस्पोर्स माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स एंड दे आर मेंबर्स फाउंड इन फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे। बस इतना हाईलाइट कर लो ज़ूस्पोर्स के लिए, क्लियर। नेक्स्ट, other common asexual reproductive structures are conidia, penicillium is the example, बर्ड्स का हाइड्रा हो गया और जेम्यूल्स का स्पॉन्जेस हो गया। जेम्यूल्स में क्या होता है, जेम्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अनफेवरेबल कंडीशंस में बन जाते हैं जेम्यूल्स। मल्टी सेल्यूलर प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो कि स्पॉन्जेस के केस में मिलते हैं, ठीक है। नाउ यू हैव लर्नड अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बहुत पढ़ा है ना हमने। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Why do you say so? क्योंकि यहाँ पर भी क्लोन्स बन रहे हैं, क्योंकि जेनेटिकली morphologically they are same, that's why we can say so that this is a type of asexual reproduction। लेकिन प्लांट्स में होता है तो थोड़ा सा वेजिटेटिव अलग नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो याद रखना, अभी तक जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं मैंने फिर से एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं विद द डायग्राम्स। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बाइनरी फिशन, सो दिस इज बाइनरी फिशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर पेरेंट सेल है दैट डिवाइड्स इनटू टू, ठीक है, दिस इज द पेरेंट सेल। अब इनके एग्जांपल्स में हमें साथ साथ याद करने हैं। बाइनरी फिशन के एग्जांपल आपको लिखने हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। यहाँ पर सेल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू सेल रिप्रोडक्शन, क्लियर हुआ। अमीबा एंड पैरामीशियम आर द एग्जांपल्स, क्लियर क्लियर। अब देखिए यहाँ पर these are the types of बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन के यहाँ पर टाइप्स आपको दिखा रखे हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, सेकंड वन इज ट्रांसवर्सल बाइनरी फिशन एंड दिस इज इरेगुलर बाइनरी फिशन। देखिए सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल, देखिए लॉन्गिट्यूडनल का प्लेन क्या मतलब लंबा, ट्रांसवर्सल मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, और इरेगुलर मतलब ऐसे ही कुछ भी इरेगुलरली कुछ हो रहा है, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की जो हमारे पास फिशन है दैट इज सीन इन द केस ऑफ यूग्लेना, ठीक है। यूग्लेना के केस में भी मिलता है देखने को। सो यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवीजन इस जो सेल की कटिंग होगी वो इस तरीके से होगी, मतलब जब वो फिशन करेगा बाइनरी फिशन, देखिए इस तरीके से, ये है प्लेन ऑफ एक्सिस, यहाँ पर ये होगा प्लेन एक्सिस का, ठीक है, कटिंग का, और यहाँ क्या होगा इरेगुलरली कुछ भी हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, इरेगुलरली डिवीजन शो कर रहा है, क्लियर। एक प्लाज्मोटोमी भी होता है, इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर आउट ऑफ आई थिंक अभी तक जो हमने पढ़े उसमें नहीं है ये, लेकिन बाद में पढ़ेंगे हम। प्लाज्मोटोमी इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में लिखोगे, in which a multinucleated protozoan cell divided into two or more multinucleated daughter cells without the occurrence of mitosis, बिना माइटोसिस के ही होती है यहाँ पर डिवीजन। जनरली क्या होता है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है दे अंडरगो अ रिप्रोडक्शन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिशन, in which karyokinesis is followed by cytokinesis, which means that nuclear division is followed by cytoplasmic division, but here cytokinesis is followed by karyokinesis, यानी कि पहले karyokinesis होगी, न्यूक्लियस की डिवीजन पहले होगी, पहले न्यूक्लियस बढ़ेंगे फिर उसके बाद cytokinesis होगा। एग्जाम्पल है ओपेलिना, प्लियोमैक्सी एंड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम याद कर सकते हो ना, These are kind of budding, exogenous और endogenous budding, ठीक है। इनमें भी मैंने आपके लिए यहाँ पर पॉइंट्स ले रखे हैं। डेफिनेशन, अब देखिए बडिंग भी जो है ना वो दो टाइप के, एक्सोजीनस भी और एंडोजीनस भी, ठीक है। सो अब यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो एक्सोजीनस बडिंग इज अ प्रोसेस of forming a new organism from an outgrowth or a bud produced externally, exogenous, देखिए exo means exit, out, ठीक है, externally on the surface of the mother plant। बड अकरेंस का होगी, एक्सटर्नली होगी, सिनोनिम मीन्स एक्सटर्नल बडिंग,
और ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल दे रखे हैं हाइड्रा के केस में स्काइफा, ओबेलिया एंड यीस्ट। बल्कि एंडोजिनस बडिंग में क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द मदर प्लांट। एंडोजिनस एक्सटर्नली ऑन द सरफेस, इंटरनली देखिए यहाँ पर बडिंग इंटरनली होगी, ठीक है, बर्ड विल फॉर्म इंटरनली, इंटरनल बडिंग होगी। एग्जाम्पल इज द स्पॉन्जिला एंड a number of marine sponges. See, this is the budding in Skypha. देखिए this is external budding, यहाँ bud, this is bud, okay, this is bud, these are Ostrea osculum, ठीक है, sponges है, ये टाइप ऑफ स्पॉन्ज है, दैट इज स्काइफा, ठीक है। तो यहाँ एक्सटर्नल बडिंग हो रही है, क्लियर। हाइड्रा के केस में भी दिस इज एक्सटर्नल बर्ड डेवलपिंग, फर्स्ट पार्ट में छोटी सी है बर्ड डेवलप होगी और फिर पूरी तरीके से मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाएगी हमारे हाइड्रा से। दिस इज जेम्यूल, ठीक है, जेम्यूल्स की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, स्पॉन्जेस में, ठीक है, दिस इज जेम्यूल्स, ओके, क्लियर। ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है डायग्राम, क्लियर। बाकी दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉबिलेशन, ठीक है, जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा। स्ट्रॉबिलेशन, इसमें क्या होता है लिख सकते हो आप, रिपीटेड फॉर्मेशन, देखिए रिपीटेड लिखेंगे सभी, रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स बाय बर्डिंग, एक ही टाइप की सेगमेंट्स की रिपीटेड फॉर्मेशन होगी बाय बर्डिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ बाय बर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है टेपवर्म का भी एग्जाम्पल है यहाँ पर, टेपवर्म, टेपवर्म का क्या नाम होता है पता है आपको, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। देखिए यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हो रहा है, एक ही टाइप की सेगमेंट की रिपीटेडली क्या हो रही है, डिवीजन हो रही है, वही बार बार रिपीट होकर बन रहा है। कैसे बन रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेगमेंट बन गई, अब फिर से ये बन रही है यहाँ, ठीक है, फिर से देखिए कितनी बार यही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है, फिर फाइनली जाके अपने स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमने पूरी जो है रिवीजन कर ली है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे चलते हैं इन प्लांट्स की देखने के लिए। देखिए अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखिए अकॉर्डिंग टू मी हमें नेक्स्ट क्लास में कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक की क्लास के लिए 5 पेजेस आर सफिशिएंट एंड ऑलरेडी हमारा 50 मिनट्स का सेशन भी हो चुका है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड अगेन इस टेबल को लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की मेन टेबल यही थी। कल हम स्टार्ट करेंगे, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फिनिश कर देंगे। बेसिकली हमें कल करनी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, ठीक है, दैट इज़ इन नेक्स्ट क्लास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बनाते रहिए अपने एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से, नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी में।